हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुश्रेष्ठ स्टडीज। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चल रहा था साइंस में, क्लास 10th चैप्टर 2 केमिस्ट्री में, जिसका ये पार्ट 1 तो मैंने कंप्लीट कर लिया था, एसिड्स। ये पार्ट 2 है आपका। पार्ट 2 में हम क्या कवर कर रहे हैं? बेसिस। तो ये वाला जो हमारा टॉपिक है ये है बेसिस के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे बेस के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो ये इमेज आपने पार्ट 1 में भी देखा होगा। ये इमेज किसके बारे में है? ये है बेसिस, जो कि आपको आपके घर में कहीं ना कहीं दिख जाएंगे। चाहे आपका वॉशरूम हो, चाहे किचन हो, चाहे आपका रेफ्रिजरेटर हो, चाहे आपकी अलमीरा हो। तो सोप, डाइजीन, बेकिंग सोडा, जिसको खाना सोडा भी बोलते हैं, जिससे जो कि बेकिंग स्टफ में यूज होता है। उसके अलावा आप ये सारे जो टूथब्रश वगैरह, टूथपेस्ट वगैरह, हार्पिक वगैरह, ये सब जो भी देख रहे हैं कि सब क्या होता है, ये होता है आपका बेसिस। ठीक है। अब पार्ट 1 हमने जब स्टार्ट करा था तो पार्ट 1 में हीरो कौन था? एसिड्स। लेकिन ये पार्ट 2 है। तो जैसे धूम 1, धूम 2, धूम 3 होता है आपका, ये आपका कौन सा है? एक मिनट रुकिएगा, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। आपका धूम 1 होता है, धूम 2, धूम 3, इस तरीके की सीरीज बनती है मूवीज की। वैसे ही ये हमारे चैप्टर्स की सीरीज है। तो ये जो पार्ट 2 है, इसमें अब हीरो कौन है? इसमें अब हीरो है आपका बेस। ठीक है। तो आज हम बेस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेस से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बेस वो कोई भी चीज होती है जिसको अगर हम H2O में डाल दें। ठीक है। पानी, H2O मतलब क्या होता है? वाटर, पानी। H2O में जैसे ही हम वो बेस को डाल देते हैं तो हमारे कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं? OH नेगेटिव आयंस, जिनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड आयंस भी बोलते हैं। ठीक है। हमेशा याद रखें कि एसिड्स में, जब एसिड्स हम उनको कहते हैं जो कि पानी में डिसॉल्व होने के बाद में क्या देते हैं? H3O प्लस। देखो, एसिड्स में प्लस है H3O, और बेस में क्या है? OH नेगेटिव आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है। देखो, अब यहाँ पे अल्कलीस क्या होता है? बेसिस और अल्कलीस में क्या अंतर होता है? देखो, अगर आपने वो वाली टेबल पढ़ी होगी, एलिमेंट वाली टेबल पढ़ी होगी, तो उसमें जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो भी आपके यहाँ पे एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में, उनको हम क्या बोलते हैं? अल्कलीस। ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। उनको हम क्या बोलते हैं? ये ग्रुप 1 है, ये आपका ग्रुप 2 है। ठीक है। इसमें एलिमेंट्स होते हैं आपके लिथियम, सोडियम वगैरह और कैल्शियम वगैरह। ठीक है। ये जब कोई OH नेगेटिव आयंस देते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं? अल्कलीज। और रेस्ट आपके क्या होते हैं? वो आपके होते हैं बेसिस। तो अल्कलीज कौन हो गए? ग्रुप 1, ग्रुप 2, क्योंकि इनको अल्कलाइन अर्थ में, अल्कलाइन मेटल्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे अगर हम Li की बात करें तो LiOH, NaOH, तो ये आपका क्या है? अल्कली। और बेस क्या होते हैं आपके? रेस्ट ऑफ द अदर्स। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो वाटर सॉल्युबल बेसिस, जो वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अल्कलीज। और या फिर हम ग्रुप 1, ग्रुप 2 से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, एसिड्स जितने भी होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो होता है सार, बहुत ही खट्टा होता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बेसिस के बारे में बात करें तो बेसिस का टेस्ट होता है बिटर। अगर आपके मुंह में कभी शैम्पू चला जाता है या सोप चला जाता है तो उसका टेस्ट कैसा होता है? एकदम कड़वा होता है। ठीक है। तो क्यों? क्योंकि वो बेसिस होते हैं, तो बेस का टेस्ट हमेशा कड़वा होता है। कुछ नहीं तो आप अभी आप किचन में जाइए और थोड़ा सा जो बेकिंग सोडा है वो टेस्ट करिए। ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, एक पिंच, एक चुटकी भर। तो वो आपको थोड़ा सा बिटर इन टेस्ट लगेगा, बिकॉज इट इज बेस। अच्छा, लिटमस प्रॉपर्टी अगर हम देखें, लिटमस टेस्ट अगर हम देखें, तो एसिड्स में लिटमस क्या हो जाता है? रेड टर्न हो जाता है। वहीं अगर हम बेसिस की बात करें तो आपका जो लिटमस है वो टर्न हो जाता है ब्लू। कैसे याद रखेंगे? बी फॉर बेस और बी फॉर ब्लू। ठीक है।
यहाँ तक क्लियर आपको? कि अगर आपने कोई भी लिटमस पेपर आप ले रहे हो और आप एसिड्स और बेसिस का टेस्ट कर रहे हो, तो जब भी आप उसको किसी बेस में डालेंगे, शैम्पू में भी डालेंगे, सो इट विल टर्न ब्लू इन कलर, राइट? अच्छा, ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह यूज होता है सॉल्यूशन में, जस्ट टू प्रोवाइड आयंस। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जस्ट टू प्रोवाइड आयंस। अभी इतना याद रखो, ठीक है? क्योंकि अभी आपकी बिगिनिंग है, बहुत ज्यादा डीप में जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। सो इलेक्ट्रोलाइट्स आर आयंस प्रोवाइडर। यहां तक आपका खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं, चलिए देखो, हमने पार्ट 1 में क्या डिस्कस करा था कि H प्लस आयंस आपका कौन देते हैं? एसिड्स, ठीक है? और OH क्या होता है आपका? विलेन। ये आपका मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस ऑफ कोर्स। ये आपके क्या हो गए? एसिड्स। ये हो गए बेसिस। ये आपका हीरो, ये बेस। तो हीरो का काम क्या होता है? इसको खात्मा करना। तो ये क्या कर देगा? इसको न्यूट्रल कर देगा, और न्यूट्रल करके क्या बना देगा? बेस। यही पढ़ा था हमने। चलो, अब हम पार्ट 2 कर रहे हैं, लेकिन पार्ट 2 में अब हीरो कौन है? OH नेगेटिव, ठीक है? विलेन कौन है? H प्लस आयंस। तो OH नेगेटिव इसका खात्मा कर देगा, मतलब न्यूट्रलाइज कर देगा, और क्या बन जाएगा? सॉल्ट। मतलब न्यूट्रलाइज होके क्या बन जाएगा? सॉल्ट। बात वही हो रही है, चाहे कान आप उस हाथ से पकड़िए चाहे इस हाथ से पकड़िए, बात तो एक ही है। इन शॉर्ट इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कैसे? देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक आपका होता है एसिड्स और एक आपका होता है बेस, ठीक है? ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं ना, तो ये आपका क्या कर देते हैं? ये न्यूट्रलाइज्ड एक सॉल्यूट बनाते हैं, पीपीटी बनाते हैं, प्रेसिपिटेट बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट, ठीक है? इसी के साथ में क्या बनता है आपका? वाटर। इसका एक एग्जाम्पल हम आने वाले पीपीटी में देख लेंगे। अभी सिर्फ आप इतना याद रखिए कि एसिड्स प्लस बेस, इन दोनों की जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है? और ये जो रिएक्शन होती है, इसमें क्या बनता है आपका? सॉल्ट और वाटर। कोई आपसे अगर पूछ ले कि भैया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या बनता है, तो इस रिएक्शन में आपका क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। बस ये छोटा सा जवाब आपको देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्लिपरी होते हैं, सोपी होते हैं, ये तो आपको पता ही है। सोप हो चाहे शैम्पू वगैरह हो, कंडीशनर हो, ये सारे सोपी इन टच होते हैं, स्लिपरी इन टच होते हैं। अच्छा, इनका काम क्या होता है कि जो भी फैटी मटेरियल होता है, ऑयली मटेरियल होता है, उसको ये डिसॉल्व करते हैं। तभी तो हम जो अपने क्लोथ्स वगैरह या बर्तन वगैरह होते हैं, वो सोप से क्यों धोते हैं? क्योंकि अब ये तो खैर आगे आपका आएगा, ये वाली रिएक्शन हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। ये अभी सिर्फ आप नाम का इंट्रोडक्शन ले लीजिए, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। थोड़ा सा इसमें हम पढ़ते हैं क्या है ये। देखो, फोबिक का मतलब होता है डरना, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। तो जो पानी से डरते हैं, ठीक है, इसका यही मतलब होगा। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? फिलिक का मतलब होता है लवर, वो वाला नहीं जो आप सोच रहे हो। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो वाटर लवर्स को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर के हेटर्स। वाटर के हेटर्स। आप लोगों को भूतों से क्यों डर लगता है? बिकॉज यू हेट देम। या द सेम थिंग इज गोइंग हियर ऑल्सो। तो हाइड्रो मतलब वाटर के से जो डरते हैं। तो एक आपका ये माइजल्स बनते हैं, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनता है। इसमें क्या होता है कि जो वाटर मतलब इसमें हो सकते हैं क्लम्स बनते हैं, स्लैग बनता है, फ्लक्स बनता है। तो जब भी आप कोई चीज धोते हो तो उसमें लेथर का फॉर्मेशन होता है, झाग बनते हैं। तो उसको अगर आप इजिली पानी डाल दो तो वो साफ हो जाता है। हाँ, तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बेसिस होते हैं वो क्या करते हैं, जितना भी डर्ट होता है, जितना भी ऑयल होता है, उसको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं। इनका वो वाला पार्ट जो कि पानी को लव करता है, ठीक है, तो वो तो बाहर रहता है, और जो पानी से डरता है वो बेसिस के साथ में मिक्स हो जाता है। बाद में एक इनसॉल्युबल जो है आपका पार्ट बनता है, इनसॉल्युबल पार्ट बनता है, जिसको आप आसानी से वाटर को स्प्रिंकल करके रिमूव कर देते हैं। ऐसे ही तो हमारे कपड़े धोते हैं हम, ठीक है? तो ये वाला जो पार्ट है ना आपका, ये मैं बहुत अच्छे से आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।
अभी तो आप सिर्फ एक जानकारी के लिए रखिए कि ऐसा क्या होता है बेसिस में। तो डर्ट, ऑयल को से को क्लीन कौन करता है? आपका बेसिस। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है किसी भी डर्ट का। तो वो जब आपस में जब लम्स बनाते हैं, स्लैग बनाते हैं, तो उसमें जो इनसॉल्युबल पार्ट होता है उसको हम वाटर को स्प्रिंकल करके आसानी से क्लीन आउट कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ बेसिस आर क्लासिफाइड एज ये हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, बेसिस की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। किस बेसिस में? किस बेसिस पर? ये जो क्लासिफिकेशन है ये है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ हम जो है बेसिस को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं आपके बेसिस। बेसिस जो होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला आपका होता है स्ट्रॉन्ग, जस्ट लाइक द प्रीवियस एसिड वंस। देन सेकेंड वन इज वीक। यही हमने एसिड्स में पढ़ा था। एसिड्स भी दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया आपको बेसिस का क्लासिफिकेशन करना है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, तो आप कैसे क्लासिफाई करेंगे? स्ट्रॉन्ग एंड वीक। वहां पे एसिड्स में क्या था कि जो पार्शियली डिसॉल्व कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए आयंस प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग। जो पार्शियली हो या जो कंप्लीटली डिसॉल्व ही ना हो, डिसोशिएट ही ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? वीक बेस। ठीक है, एक मिनट, इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, 2 मिनट। देखो बहुत ध्यान से, आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस था, इसको आपने वाटर में डिसॉल्व किया। अब ये कंप्लीटली OH नेगेटिव आयंस में टूट गया, कंप्लीटली टूट गया, डिसोशिएट हो गया इन शॉर्ट। ठीक है, कंप्लीटली जब डिसोशिएशन हो जाता है वो कहलाता है आपका स्ट्रॉन्ग। और जब ये डिसोशिएशन नहीं हो, जब OH नेगेटिव आयंस में नहीं टूटे, या फिर बहुत ही पार्शियल डिसोशिएशन, आधी डिसोशिएशन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वीक बेसिस। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल क्या हो गए? NaOH एंड KOH। NaOH आपका क्या कहलाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो मेन लीड में कौन है आपके? NaOH एंड KOH। ठीक है, और अगर हम बोलें कि वीक बेसिस के एग्जांपल क्या हो गए? आपके वीक बेसिस के एग्जांपल हो गए अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो जिसके पीछे भी OH लग जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? OH, मतलब हाइड्रोक्साइड। ये अमोनियम और ये हाइड्रोक्साइड, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये Na, ये OH, हाइड्रोक्साइड सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां तक क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। अब है दूसरी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से ये किन दो पार्ट्स में क्लासिफाइड होते हैं? तो देखिए, बेसिस जो होते हैं, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, वो जो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, किस पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? ध्यान से देखिए, पहला होता है आपका डाइल्यूट, दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेशन। डाइल्यूट मतलब हमने पहले भी एसिड्स के पार्ट 1 में देखा था क्या, कि डाइल्यूट बेसिस में क्या होता है? जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कली हो, हमने देखा था कि आपने कोई भी अल्कोहल लिया या कोई भी रसना वगैरह लिया, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं? जब वो प्योर फॉर्म में रहता है, जब पानी नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड। लेकिन जब हम उसमें पानी ऐड कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका एक तो अमाउंट भी बढ़ेगा, दूसरा अगर आपने कोल्ड ड्रिंक में जब आप पानी डालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? जब आप उसको ऐसे ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में पीते हैं तो उसका टेस्ट अलग होता है। लेकिन जैसे ही आप उसमें वाटर डालते हैं तो उसका जो स्वीटनेस होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। इन शॉर्ट, उसमें क्या हो जाता है? जो कोल्ड ड्रिंक का अमाउंट है वो कम हो जाता है। तो इसका मतलब हमने उसको क्या कर दिया? डाइल्यूट कर दिया। तो डाइल्यूट का मतलब होता है वाटर की एडिशन। यहां तक आया समझ में? तो ठीक है, डाइल्यूट बेसिस एंड कॉन्सेंट्रेटेड बेसिस। कॉन्सेंट्रेटेड बेसिस का मतलब ही क्या है कि यहाँ पे क्या होगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा। हाई कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा? अल्कली का। ठीक है,
हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कली। यहाँ पे इन शॉर्ट लो कॉन्सेंट्रेशन होगा अल्कली का, क्योंकि पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। चलो एक और बार देखते हैं ताकि डाउट ना हो। ये है आपका डाइल्यूट और ये है आपका कॉन्सेंट्रेशन। डाइल्यूट में क्या होता है, डाइल्यूट में वाटर ज्यादा होगा और जो आपका अल्कली है वो कम होगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन में वाटर कम होगा और अल्कली ज्यादा होगा। कैसे इसको याद रख सकते हैं, इसको याद करने का एक ही फॉर्मूला है, या तो रसना ले लो या फिर अल्कोहल का एग्जाम्पल ले लो। तो जब आप बिना सोडा और वाटर के जब आप अल्कोहल कंज्यूम लिकर कंज्यूम करते हैं तो वो क्या हो गया आपका कॉन्सेंट्रेटेड, जैसे कि आपने मूवीज में देखा होगा। लेकिन जब हम उसमें वाटर मिलाते हैं या फिर सोडा वगैरह मिलाते हैं तो वो आपका क्या हो गया, डाइल्यूट। ठीक है, बहुत ही बच्चों वाला एग्जाम्पल नहीं था, लेकिन आपको पता है जब आप टीवी देखते हो तो आपको इसी चीजों से याद आता है और तभी आपको केमिस्ट्री समझ में आएगी, क्योंकि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज कंप्राइज्ड ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, नथिंग इज डिप्राइव्ड ऑफ केमिस्ट्री। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जहां भी आप देखोगे वहां पे आपको जहां भी आप देखोगे वहां आपको केमिस्ट्री देखने को मिलेगा। अब वो वाली केमिस्ट्री नहीं है जो आपको पता है। ठीक है, तो आपने मूवीज में आपको, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल्स ज्यादातर क्या होता है साइंस में, साइंस का एक फंडा होता है, जो भी आपने मूवीज वगैरह देखी होती है या जो भी आपने मैगजीन्स या नॉवेल्स वगैरह में या सीरीज वगैरह में देखा होता है, आपको कार्टून्स, स्पेशली कार्टून्स, कार्टून्स जो है बहुत, अगर किसी बच्चे ने बहुत ज्यादा कार्टून देखे हैं ना तो वो एक्चुअली इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि उसको बहुत सारी चीजें पहले से पता होती है तो वो रिलेट कर पाता है चीजों से। अगर किसी बच्चे ने कार्टून कम देखा होता है तो वो प्रैक्टिकल उसका अप्रोच इतना अच्छा नहीं होता एज कम्पेयर टू द वंस हु हैव वॉच्ड कार्टून्स अ लॉट। तो अब हम क्या करते हैं कि इस तरीके के एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। और जब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, जब सब कुछ रिलेटेबल हो जाएगा, देन एवरीथिंग विल बी इजी फॉर यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रेशन हमने देख लिया, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड बेस। चलो अब हम देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस सॉल्यूशन। एसिड्स का हमने देख लिया था, हमने पीएच स्केल के बारे में डिस्कशन किया था। पीएच स्केल हमने देखा था क्या होता है, कैसे होता है। तो पीएच स्केल में मैंने बताया था ये बीच में रुकिए, let me clear the page first. Now here we have this, एक मिनट, लाइन पता नहीं क्यों सीधी नहीं बन रही। देखिए अभी भी सीधी नहीं बनी, पर ठीक है समझ जाना। यह है 7 न्यूट्रल, इसके इस तरफ बढ़ोगे तो एसिडिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, यह है आपका 14। 7 के उस पार चलोगे तो बेसिसिटी बढ़ जाएगी। मतलब यहां से जिनका जो है पीएच 7 से ऊपर है, 7 से ऊपर है तो वो हो गए बेसिक, 7 से नीचे है तो वो हो गए एसिडिक। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो देखो ये क्या होता है, एक स्केल होता है। क्या करते हैं हम मेजर, हाइड्रोजन आयन मेजर करते हैं। क्यों, क्योंकि देखो H3O+ ये एसिड का है, OH बेस का है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन का हम क्या करते हैं, अमाउंट मेजर करते हैं। तो जब हम किसी सॉल्यूशन में, देखो आप कैसे डिफाइन करोगे पीएच स्केल। पीएच स्केल को आप ऐसे डिफाइन करोगे कि जब हम किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन का, देखो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन आयन, दैट आई विल टेल यू लेटर। ठीक है, तो जब हम हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन मेजर करते हैं किसी सॉल्यूशन में, उसको हम पीएच स्केल बोलते हैं। ठीक है, पी का मतलब होता है पोटेंस, एज इन जर्मन, मीनिंग पावर या फिर पोटेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो जब पीएच 7 होता है इसका मतलब वो क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। इसका मतलब हाइड्रोजन आयन और OH आयन दोनों बराबर है, तभी तो वो न्यूट्रल है। क्योंकि अभी हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी तो उसमें क्या होता है, H3O+ इज इक्वल टू OH नेगेटिव। ये आपका क्या हो गया, 7 का केस हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब आपका पीएच 7 से कम, पीएच जो है 7 से ज्यादा होता है,
7 से ज्यादा होता है, इसका मतलब वो क्या हो गया, बेसिक सॉल्यूशन हो गया। इसका मतलब कौन भारी पड़ गया यहाँ पर, भारी पड़ गया OH आयन। इसका मतलब OH आयन आपका ज्यादा होगा, तो वो क्या होगा, बेस। और बेस कैसे कहलाएगा, क्योंकि पीएच जो है 7 से ज्यादा है। चलिए अब नेक्स्ट पर आते हैं। जब आपका पीएच जो है कम होगा 7 से, जैसे कि ये वाला केस, तब आपका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा एसिडिक। एसिडिक कैसे होगा, फिर से दोनों जो है टीम को ले लेते हैं हम, टीम OH नेगेटिव एंड टीम H3O प्लस। जब H3O प्लस ज्यादा होगा, हाइड्रोनियम आयन आपका ज्यादा होगा, तब वो क्या कहलाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन। और पीएच का जो स्केल होता है वो होता है 1 से लेके 14 तक। बस इतना सा था बेस के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इंडिकेटर्स हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि हमने एसिड्स में इंडिकेटर पढ़ा था, वैसे ही हम बेसिस में इंडिकेटर्स पढ़ेंगे। लेकिन ये मैंने जो आपके लिए टेबल यहाँ पे एडिट करके डाली है, इसमें आपका एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों में हो जाएगा। तो देखिए लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है, एसिडिक में रेड और बेस में ब्लू। मिथाइल ऑरेंज, एसिडिक में क्या हो जाता है, पिंक और बेस में ऑरेंज। फिनोप्थिलीन एसिडिक में हो जाता है कलरलेस और बेसिक में हो जाता है पिंक। मिथाइल रेड एसिडिक में हो जाता है येलो और बेसिक में हो जाता है रेड। इसको आप बिल्कुल याद कर लेना अच्छे से, बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि भैया लिटमस सॉल्यूशन था, फिर उसको हमने एसिडिक में डाला तो उसका क्या कलर चेंज हो गया, बेसिक में डाला था तो कैसा कलर चेंज हो गया। सेम गोज फॉर मिथाइल रेड ऑल्सो, कि अगर हमने उसको, इफ वी हैव पुट इन एसिडिक मीडियम तो कलर में क्या चेंजेस आए, जब हमने उसको बेसिक मीडियम में रख दिया तो कलर में क्या चेंजेस आए। तो आपको पता होना चाहिए कि एसिडिक में पर्टिकुलर इंडिकेटर्स का क्या कलर आएगा और बेसिस में पर्टिकुलर इंडिकेटर्स का क्या कलर आएगा। तो आपको ये पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑरेंज कलर जो है मिथाइल ऑरेंज का कब आता है, जब वो बेस में होगा। देखो कितना आसान है, ऑरेंज 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 बेस, पिंक हो जाएगा एसिडिक में। ठीक है, लिटमस ये आपको याद ही है। फिनोप्थिलीन कितना आसान है, कलरलेस होता है एसिडिक में, और पी फॉर पिंक, पी फॉर फिनोप्थिलीन बेस में। फिर मिथाइल रेड, देखो रेड कहाँ होगा, बेसिक में, और आपका एसिडिक कहाँ हो जाएगा, येलो में। ट्रिक है, ट्रिक याद करवा देते हैं, अभी मैं यही याद करवा देती हूँ। देखो जिन भी नाम के पीछे रेड आ रहा है, ऑरेंज आ रहा है, इसका मतलब वो बेस में एज इट इज रहेंगे। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज बेस में ऑरेंज होगा, मिथाइल रेड बेस में रेड होगा। ऐसी पी फॉर फिनोप्थिलीन, पी फॉर पिंक। ठीक है, तो बेसिक मीडियम में वो पिंक होगा। यहां तक आया समझ में। चलिए मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा कलर होता है, पिंक। ठीक है, और मिथाइल रेड येलो, हल्का कलर होता है येलो। ऐसे याद रख लेना, या कोई भी आप ट्रिक बनाए तो मिथाइल रेड क्या हो जाएगा, येलो एसिड में। क्योंकि रेड तो वैसे भी आपको याद हो जाएगा, बेसिक में रेड हो जाता है पीछे वाला। रेड और ऑरेंज बेसिस में वैसे ही रहते हैं, और पी फॉर पिंक बेसिस में। इधर मिथाइल ऑरेंज क्योंकि कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है पिंक में, और रेड में हो जाता है येलो। ठीक है, बाकी आप जो भी अपनी ट्रिक बनाना चाहें उससे आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेसिस की, अब ध्यान से देखना। देखो जैसे वहां पे हमने एसिड्स की रिएक्शन देखी थी मेटल्स के साथ में, ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे बेसिस की रिएक्शन देखेंगे मेटल्स के साथ में। ठीक है, जैसे मेटल हमने ले लिया, जिंक, एल्यूमिनियम या फिर टिन, उनके साथ में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो जैसे हमने NaOH लिया, इसकी रिएक्शन हमने करा दी जिंक के साथ। NaOH का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, एक अल्कली। ठीक है, ये क्या बनाएगा आपका Na2ZnO2, इसको बैलेंस कर लेना आप। अच्छा, इसी के साथ में एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है, मैं बहुत जल्दी, क्योंकि काफी सारे बच्चों को बैलेंसिंग में बहुत दिक्कत होती है, तो मैं बैलेंसिंग का आसान से बहुत ही आसान मेथड में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो बैलेंसिंग पर मैं एक नया वीडियो बनाऊंगी, तो जिससे आपकी जो भी बैलेंसिंग है, वो जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही है, जो भी डिफिकल्टी आ रही है, वो क्लियर आउट हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो आपका ये बन जाता है। फिर उसके बाद में रिएक्शंस विद एसिड्स, एसिड्स के साथ में
बेसिस जब रिएक्ट करती हैं तो हमने आपको बताया था कि वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। जैसे KOH, ये क्या एक बेस, ये है आपका एक एसिड, इसके साथ में K ने मार दिया धक्का, Cl बन गया, और जहां भी H को OH मिल जाए वो क्या बना लेगा, वाटर, तो बन गया ना सॉल्ट प्लस वाटर। यही तो हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखा था। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक एसिड होता है, एक बेस होता है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, जैसे कि KCl और H2O। सिमिलरली रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, अब जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है तब कौन सा क्या होता है, तो देखो ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक इन नेचर। अब ये जो भी आपका Na2CO3 हो रहा है ये एसिडिक इन नेचर है। हमने क्या करा, NaOH लिया, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करवा दी, क्या बनेगा, Na2CO3। क्यों, क्योंकि CO3 पर चार्ज होता है, ध्यान से देखना, CO3 पर चार्ज होता है 2 और Na पर चार्ज होता है +1, इसलिए इसका 2 इधर आ जाएगा प्लस इधर आ जाएगा, इसलिए 2 और 3। ये बैलेंस भी मुझे करवाना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट ही वीडियो बना दूंगी जिसमें बैलेंसिंग और आपका ये जो बैलेंस ही होती है सब क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिए, और इसके साथ में आपका क्या बनता है, वाटर का फॉर्मेशन, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। चलिए, सोडियम ऑक्साइड, अरे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बैलेंस कर लेते हैं 2, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और आपका H2 वाटर। चलो, केमिकल प्रॉपर्टीज क्लियर। बाकी तो आपकी बुक में बहुत ही भर भर के लिखा है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना जरूरी होता है, क्योंकि ये चीज आपकी क्लियर हो गई कि रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद एसिड्स एंड रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, तो बाकी आप खुद ही कर लेंगे आराम से। चलो आगे आते हैं। फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन, ये तो हमको पता ही है, पिंक कलर का हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज, ध्यान से देखिए, जो आपका रेड कैबेज है, ठीक है, वो पर्पल इन कलर होता है, लेकिन जैसे ही वो बेसिक मीडियम में हम डालते हैं तो वो कौन सा कलर हो जाता है आपका, येलो। तो पर जो रेड कैबेज है उसका कलर पर्पल, एक मिनट इसकी मैं टेबल बना देती हूँ फिर उससे अच्छे से याद हो जाएगा। ये आपका रेड कैबेज, या आपका है रेड कैबेज, ये आपका है रेड कैबेज, ठीक है। ये आपका है एसिड्स, ये आपका है बेस। एसिड्स में पर्पल, वी पर्पल यू, हाँ BTS वाले। अब बेस येलो, ठीक है, वी येलो यू, तो येलो यू रेड कैबेज का कलर कहाँ होता है, बेस में, एंड वी पर्पल यू ये कहाँ होता है आपका, एसिड्स में। ओके, गॉट इट, ठीक है। तो इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच। तो आई होप कि आपका पार्ट 2 जो है, अरे यार एक तो पेन गलत ले लिया, पार्ट 2 क्लियर हो गया होगा, विच वॉज ऑन बेसिस। अब पार्ट 3 जो मैं करवाऊंगी, उसमें मैं आपका कवर करूंगी सॉल्ट्स, ठीक है। तो आई होप, क्योंकि आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी कोचिंग में या फिर स्कूल में ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, इस वीडियो को देखने से आपका ये फायदा होगा कि एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा और उससे भी पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एक और स्ट्रेटेजी मैं 10th की बताना चाहूंगी यहाँ पे, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आप 10th में कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, अबव 80 या अबव 90। आप हर चैप्टर का कम से कम 3 रिवीजन करिए, जस्ट टू 3 रिवीजन ऑफ इट, ओके। थैंक यू सो मच। इसी के साथ में हम इस वीडियो को एंड करते हैं। हर चैप्टर को आप जो है 3 बार रिवाइज करिए, ताकि वो आपकी मेमोरी में बिल्कुल फिट हो जाए, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए, टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।